हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज हम परन के विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि परन आपकी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बजाई जाती है। चलिए, तो आज हम आपका पहला प्रश्न लेते हैं। परन किस बात पर बजाई जाती है? आपकी परन किस बात पर बजाई जाती है? तो परन जो है वो वास्तव में तो वैसे पखावज की एक विशेष कर बजाने वाली परन होती है या चीज़ होती है। तबला वादन में कोई भी सामग्री बजाई जाती है तो हम उसको चीज़ के नाम से बुलाते हैं। तो अगर आपका प्रश्न आ जाए परन किस बात पर बजाई जाती है, तो विशेष कर ये पखावज पर बजाई जाती है। लेकिन अब तबले पर भी इसका खूब प्रयोग होने लगा है, इसलिए भी तबले पर भी आपको दिखाई देने लगी है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, इसको और किस नाम से जानते हैं? परन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको एक विशेष प्रकार का खुला, जोरदार तथा बड़ा टुकड़ा कहते हैं। खुला और जोरदार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें खुले बोल अधिकतर प्रयोग होते हैं, और जोरदार इसलिए कहते हैं इसके जो बोल होते हैं वो तबले पर इतनी जोर से बजते हैं कि देखने में इतने सुंदर प्रतीत होते हैं कि इसे कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इतना अच्छा लगता है इसका बजाने में प्रयोग। और एक जैसा आपका टुकड़ा होता है, टुकड़ा आपका छोटा होता है, लेकिन ये आपकी टुकड़े से बड़ी होती है, लेकिन टुकड़े के समान ही होती है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें बोल कैसे चलते हैं तथा इसकी चाल कैसी होती है? तो इसके बोल प्रायः दोहराते हुए चलते हैं। इसके बोल प्रायः दोहराते हुए चलते हैं, रिपीटेड फॉर्म में चलेंगे। जैसे हमने इसका तिहाई में लेते हैं, हम तिहाई में हमने कुछ बोलों को ले लिया, फिर उसी को बजा करके दोबारा उसको 3 बार बजाते हैं। ऐसे ही परन में होता है। परन में भी हम एक विशेष प्रकार के बोलों की बंदिश को लेते हैं और उसी को हम बार बार बजा करके सम पर आके मिलते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसकी बंदिश कितने आवर्तन की होती है? ये आपकी कितने आवर्तन की हो सकती है? तो ये आपकी मैक्सिमम 4 आवर्तन की या इससे भी अधिक की हो सकती है। कम से कम आपका 4 आवर्तन होना चाहिए और अधिक से अधिक आप उसे कितने भी आवर्तन की ले सकते हैं। ये आपके बजाने के ऊपर या फिर गायन वादन की शैली के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, इसका अंत कैसे होता है? इसका अंत कैसे होता है परन का? तो तिहाई के साथ ही परन का अंत होता है। जिस प्रकार हम तिहाई में 3 बार बोलों को बजा करके अंतिम धा सम पर आता है, तो हमारी वो चाहे पेशकार हो चाहे कायदा हो समाप्त होता है। ऐसी हमारी परन में भी जो हमारे लास्ट के जो बोल होते हैं उनको लिया जाता है और अंतिम के 3 धा पर आकर के जो अंतिम का धा होता है उसको सम पर आकर के समाप्त किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, परन का प्रयोग कौन से बाद में देखने को मिलता है? परन का प्रयोग कौन से बाद में देखने को मिलता है? तो तबले के पूरब बाज में बहुत अधिक देखने को मिलता है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, परन का प्रयोग कौन से बाज में देखने को मिलता है?
तो परन का प्रयोग तबले के पूरब बाज में देखने को अधिक मिलता है। जैसे पूरब बाज हो गया, पूरब घराना हो गया, उसमें अधिक देखने को आपको परन मिलती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसका विस्तार होता है। जैसे हम पेशकार का हम विस्तार उसके पलटों के साथ करते हैं, कायदे का विस्तार हम कायदे के पलटों के साथ करते हैं, तो क्या हम परन का भी विस्तार कर सकते हैं? तो जी नहीं, हम परन का विस्तार नहीं कर सकते हैं। इसमें ताल के स्वरूप का पालन भी नहीं होता है और ना ही इसमें ताली खाली का कोई रखा जाता है बोलों की विशेषता का। हम इसमें ताल की कोई सी भी ताली से या खाली से इसको बोलों को लेकर के शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि इसका विस्तार होता है, तो इसका विस्तार नहीं होता है। जैसे आपका टुकड़े का विस्तार नहीं होगा, ऐसे ही आपका इसका विस्तार नहीं होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, तबला वादन में हमें जो स्थान टुकड़े का होता है, परन का स्थान कहाँ देखने को मिलता है? जिस तरह से हम जो टुकड़ा बजाते हैं उसका विशेष महत्व हमारे तबला वादन में होता है, उसी प्रकार से परन का विशेष महत्व आपको किस में देखने को मिलता है? तो आपका आएगा पखावज और मृदंग वादन में आपको परन विशेषकर से देखने को मिलती है। वो इसलिए क्योंकि इसके बोल अधिकतर खुले होते हैं और पखावज में, मृदंग में और पखावज में आपको खुले बोलों का ही प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। इसलिए टुकड़ा आपका वादन की विशेषता हो गई और परन आपकी मृदंग की विशेषता हो गई। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? आपकी परन की प्रकृति कैसी होती है? तो यह गंभीर और बड़ा लंबा बोल होता है। इसकी प्रकृति जो है आपकी गंभीर होगी और ये आपका बड़ा जोरदार बोल होता है। ठीक है, परन आपकी बहुत बड़ी भी होती है, कभी कभी आपकी 6 आवर्तन की, कभी कभी आपकी 8 आवर्तन की भी होती है, तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, परन कैसी तालों में बजती है? जो आपकी परन है वो कैसी तालों में बजेगी? तो जैसे आपकी 4 ताल और धमार ताल आदि मृदंग की तालों में बजती है, क्योंकि आपकी 4 ताल और धमार ताल खुले बोलों की ताल है, तो आपकी जो मृदंग वादन पर अधिक प्रयोग होती है। और तबले की जो बड़ी तालें हैं ना, उनमें आपकी परन बजती है। जैसे आपकी 3 ताल हो गई, वो आपकी बड़ी ताल हो गई, झपताल हो गई, बंद बोलों की तालें हैं ये, तो इस पे परन आपकी बहुत खिलती है। ऐसी जो बंद बोलों की ताल है वो तबले की उन पर बजती है। तो आपका क्वेश्चन आ जाए, परन कैसी तालों में बजती है? तो 4 ताल, धमार ताल, मृदंग की तालों में और तबले की बड़ी तालों में परन बजती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसका प्रयोग किस गायन शैली के साथ होता है? आपका अगला क्वेश्चन है कि इसका प्रयोग किस गायन शैली के साथ होता है? तो परन मुख्य रूप से तो सोलो वादन में प्रस्तुत की जाती है। परन विशेषकर आपके सोलो वादन में प्रस्तुत की जाती है, जिसको हम स्वतंत्र वादन कहते हैं। और कभी कभी ध्रुपद धमार गायन के साथ में भी इसका प्रयोग होता है। तो जैसे आपका आ जाए, परन आपके किन गायन शैली में बजाई जाती है? तो आपका हो जाएगा सोलो वादन के साथ साथ ध्रुपद गायन शैली के साथ भी बजाई जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसकी क्या लय होती है? परन की क्या लय होती है? तो दुगुन से लेकर के 8 गुण तक होती है। आपकी परन की लय क्या होती है? तो आपकी इसकी दुगुन से लेकर के 4 गुण की लय में, 8 गुण की लय में इसको हम ले सकते हैं।
फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें मात्राओं की सीमा होती है? परण में मात्राओं की सीमा होती है? तो जी नहीं, परण में मात्राओं की सीमा नहीं होती है। कभी कभी हम एक विभाग में 3 मात्राएं भी ले सकते हैं, कभी कभी हम एक विभाग में 6 मात्राएं भी ले सकते हैं। जिस तरह से हमारी ताल होगी उसी तरह से इसकी मात्रा ली जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, ताल की किस मात्रा से प्रारंभ होती है? परण आपकी ताल की किस मात्रा से प्रारंभ होती है? तो परण आपकी ताल की किसी भी मात्रा से प्रारंभ हो सकती है, चाहे वो सम से ले लें आप, चाहे वो खाली से ले लें, या किसी भी ताल की दूसरे विभाग से या आखिरी विभाग से भी हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, परण मुख्यतः किसका बोल है? तो अभी मैंने पहले आपको शुरू में बताया था, पखावज और मृदंग का बोल है। परण में लय बदलती है या नहीं बदलती है? तो जी नहीं, परण में लय नहीं बदलती है। अगर आपने दुगुन में परण स्टार्ट की है तब दुगुन में ही उसका वादन समाप्त करेंगे। ये नहीं कि आपने पहले इसको दुगुन में ले लिया फिर आपने इसको चौगुन में बजा दिया, जी नहीं। अगर आप इसको चौगुन में प्रारंभ करें तो आप चौगुन में इसको समाप्त करेंगे, जिस लय में इसका प्रारंभ करेंगे उसी लय में समाप्त होगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, परण कितने प्रकार की होती है? तो परण के हमें विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे साधारण परण, एक हत्ती परण, फरमाइशी परण, कमाली परण, चक्करदार परण, फरमाइशी चक्करदार परण, कमाली चक्करदार परण, साधारण चक्करदार परण, फरमाइशी चक्करदार परण ये होती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक हत्ती परण में कैसे बोल होते हैं? जो आपकी एक हत्ती परण होती है उसमें कैसे बोल होते हैं? तो जो आपकी एक हत्ती परण होती है वो आपकी इस वाले हैंड से, ये आपका कौन सा हैंड हो गया? ये आपका हो गया दाहिना हैंड, दाहिना हाथ। तो आपके दाहिने हाथ के जो बोल होते हैं उन बोलों को एक हत्ती में लिया जाता है। जैसे आपका ले लिया उसने ता ता ना ना ते ते, ठीक है, तो आपका हो गया ता ता ते ते ना ना ते ता ते ते ता ना 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 कट, ठीक है। तो ऐसे वाले आपके ये बोल एक हत्ती वाले आते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक हत्ती परण का प्रयोग बाएं से तबले पर होता है? तो जी नहीं, एक हत्ती परण का प्रयोग बाएं हाथ से नहीं होता है। एक हत्ती परण का प्रयोग हमेशा दाहिने हाथ से ही होता है। इसमें आपके बाहिने हाथ तबले के बोल नहीं लिए जाते हैं, ना आपका धा आएगा, ना आपका धिन आएगा, ना आपका का आएगा। इसमें जितनी भी हो तेटे आ जाएगा, ता आ जाएगा, तत आ जाएगा, ठीक है। जो आपके सियाई के बोल होंगे, चाटी के बोल होंगे, वो आ जाते हैं इसमें। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, इसमें बाएं तबले की सहायता नहीं ली जाती है या ली जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया था इसमें बाएं तबले का प्रयोग नहीं होता है, तो आ जाएगा इसमें बाएं तबले की सहायता नहीं ली जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, चक्करदार परण क्या है? जो आपकी चक्करदार परण होती है वो है क्या? तो तिहाई के समान जब हम पूरा पूरा 3 बार बजा करके सम पर आते हैं तो उसको हम चक्करदार परण कहते हैं। दोबारा सुनिए, तिहाई के समान ही जब हम पूरा पूरा बोल बजा करके सम पर आते हैं तो उसको हम चक्करदार परण कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, इसमें भी क्या बीच की दोनों समाप्तियों के धा पर रुका जाता है? तो जी हाँ, जो आपकी चक्करदार परण है या साधारण परण है, कोई सी भी परण होगी तो उसकी जो अंतिम समाप्ति का जो धा होगा उस पर हमें रुकना होता है या विश्राम करना होता है, और उसका अंतिम धा आपका सम पर आकर मिलता है। फिर आपका
अगला क्वेश्चन बनता है, फरमाइशी शब्द कैसे बनता है। फरमाइशी शब्द किस भाषा का शब्द है या कैसे बनता है, कुछ भी वो क्वेश्चन में दे दे। तो फरमाइशी शब्द जो है वो आपका फारसी भाषा का शब्द है। फरमाइशी शब्द आपका फारसी भाषा का शब्द है और यह फारसी भाषा के फरमाइश शब्द से फरमाइशी नाम पड़ा है। जो आपका फारसी भाषा का फरमाइश शब्द है उसी से आपकी फरमाइशी शब्द बना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, फरमाइशी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। फरमाइशी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जैसे विशेष मांग पर प्रस्तुत की गई वस्तु जिसका समानार्थक शब्द आदेशी होता है उसी को हम फरमाइशी शब्द कहते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे भी कोई फरमाइश करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कह दिया मम्मा आज हमें लंच में दाल चावल खाने, तो आपकी फरमाइश हुई। आपके भाई ने कह दिया नहीं मम्मा मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो उनकी फरमाइश अलग हो गई। तो जो आपकी मम्मा ने आपकी फरमाइश के अकॉर्डिंग जो आपको लंच प्रोवाइड कराया उसी को फरमाइश पूरी कर दी आपकी। ऐसे ही वादन में होता है। अगर वादन में श्रोता ने कह दिया, जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उन्होंने कह दिया कि आज हम आपसे कमाली परन सुनेंगे या फरमाइशी परन सुनेंगे, उनके अकॉर्डिंग तो आपको फरमाइशी परन बजानी है। उन्होंने बोला कमाली, तो उनको कमाली परन सुनानी है। तो ये फरमाइशी शब्द आदेशी शब्द से बना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, आदेशी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आदेशी शब्द जो है वो आपका संस्कृत भाषा के शब्द आदेश से लिया गया है। आदेश देना, जैसे कि आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं और आपकी मैडम ने आपको कह दिया कि आज आपको ये वाला चैप्टर पूरा करके लाना है, या उनने कह दिया आपको तबले पर 3 ताल की उठान तैयार करके लानी है, तो लानी है और हमारे सामने कल उसको प्रस्तुत करना है। तो आप क्या करेंगे, आप उनका आदेश का पालन करेंगे, घर जाएंगे, रियाज करेंगे और अगले दिन आकर के स्कूल में आप मैडम के सामने तबले पर उठान प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या हो गया, उनका आदेश मानना हो गया। तो आदेशी शब्द आपका संस्कृत भाषा के आदेश शब्द से बना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसका क्षेत्र कैसा है। परन का क्षेत्र कैसा है, सीमित है या असीमित है, मतलब असीम है, अपार है। तो इसका जो क्षेत्र है आपका वो असीम है, सीमित नहीं है, ठीक है। सीमित होता तो आपका 2 आवर्तन में सिमट के रह जाता। तो इसका क्षेत्र असीम होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, फरमाइशी चक्करदार परन किसके समान है। जो आपकी फरमाइशी चक्करदार परन है वो किसके समान होती है। तो साधारण चक्करदार परन के समान ही तिहाई युक्त रचना जो सम से 3 बार पूरा पूरा बजाकर सम पर आती है उसी को हम फरमाइशी चक्करदार परन कहते हैं। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन आ जाए कि फरमाइशी चक्करदार परन किसे कहते हैं। तो साधारण चक्करदार परन के समान ही तिहाई युक्त एक रचना जो सम से 3 बार पूरा पूरा बजा करके सम पर आकर ही समाप्त होती है, जिसका अंतिम सा सम पर आकर मिलता है उसी को हम फरमाइशी चक्करदार परन कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, फरमाइशी चक्करदार परन में तीनों धा कहाँ पर आते हैं। तो इसमें जो तीनों धा होते हैं वो सम पर ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 16 मात्रा में आपने फरमाइशी परन ले ली, फरमाइशी परन आपने ले ली,
16 मात्रा में, और आपका जो उसका अंतिम धा आया वो आपका प्लस 17वीं मात्रा पे आया, और 17वीं मात्रा से आपकी दूसरी शुरू हो गई, आवर्तन शुरू हो गया। तो ऐसे पहला धा 17वीं मात्रा पे आकर के आपका समाप्त हो गया। ऐसे ही आपका सेकंड आवर्ती का जो होगा सेकंड धा वो भी आपका सम पर आके समाप्त होगा, और जो आपका तीसरा धा होगा वो भी आपका सम पर आके समाप्त होता है। फिर आपका आती है इसकी क्या विशेषता है। तो यह सम से प्रारंभ होती है और सम पर ही आकर समाप्त होती है, इसकी ये मुख्य विशेषता होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, इसकी रचना में आवर्तियों की बंदिश होती है। जो हम इसकी रचना करते हैं उसमें क्या आवर्तियों की बंदिश होती है? तो आपका आ जाएगा जी नहीं। इसकी रचना में आवर्तियों की कोई बंदिश नहीं होती है, क्योंकि इसको हम पूरा जब बजाते हैं तो ये आपकी अगर मान लीजिए 16 मात्रा की आवर्तन की है, तो उसको हम प्रथम धाम 17वीं मात्रा पर लेंगे, तो जो हमारा दूसरा धा है वो हमारा सम पर आएगा। तो हमें उसको बोलो की रचना इस प्रकार करनी होती है कि वो हमारा धा कम मात्रा का या सम से अगली मात्रा पर नहीं जाए, सीधा सम पर ही आए। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि साधारण परण में क्या प्रत्येक धा सम पर आता है? तो साधारण परण में आपका ऐसा विशेष कर नहीं होता है कि आपका प्रत्येक धा उसमें सम पर आएगा। हो सकता है वो आपकी 12वीं मात्रा पर प्रथम धा आ जाए, और सेकंड धा आपका 18वीं मात्रा पर आ जाए, और आपका अंतिम धा आपका 32, 16 दूनी 32, यानी कि आपका 33 मात्रा पे आ जाए। तो उसके बोलों की रचना इस प्रकार की जाती है। फिर आपकी एक 9 हक्का परण होती है, ठीक है। एक आपकी 9 हक्का परण होती है जिसमें आपके प्रत्येक 3 धा आते हैं। पहले आवर्तन के जो अंतिम धा होते हैं उसमें 3 धा आते हैं, तो 2 धा तो आपके ऐसे रह जाएंगे, लेकिन जो तीसरा धा होता है वो सम पर आता है। तो जैसे हम कमाली या चक्करदार परण में हमने 3 आवर्तन लिए तिहाई के, और तीसरा आवर्तन का हमारा अंतिम धा सम पर आके मिलता है, ऐसे ही इसमें होता है 9 हक्का परण में। इसमें प्रत्येक आवर्तन में आपके 3 धा आएंगे आवर्तियों में, और जो उसका जो 3 हमने धा लिए हैं और हमने उसको 2 धा छोड़ के उसका तीसरा धा होगा प्रत्येक आवर्ती का, वो सम पर आकर मिलता है, ठीक है। तो आज आपका 3 धा आपकी कौन सी उसमें देखने को मिलते हैं? तो आपकी 9 हक्का परण में प्रत्येक आवर्तन में 3 धा देखने में मिलेंगे, तो आपको कितना हो गया? 3 या 9 हो गया, ठीक है। और फिर आप मुझे बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ये परण से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है। बनने को तो आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे हर एक इसमें चैप्टर में, लेकिन मैं आपको वही प्रश्न प्रोवाइड कराती हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। जो मैं वीडियो में आपको बताती हूँ वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है। जब आपकी ये परिभाषाएं ख़त्म हो जाएंगी फिर मैं आपको एक एक करके तबले पर बजाना सिखाऊंगी कि उठान कैसे बजती है। जो आपकी प्रैक्टिकल तालें होती हैं वो मैं एक एक करके उनको पूरा करा दूंगी। जैसे कि आपका जो मार्च या अप्रैल में प्रैक्टिकल होता है जा करके, या फरवरी में प्रैक्टिकल होता है बहुत से बच्चों का, ठीक है। 9th क्लास से लेकर के BA MA तक की जो तालें होती हैं बच्चे होते हैं, मैं उनके लिए करा दूंगी। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको और क्या चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराती हूँ। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे कि मैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करा सकूं। कि जब तक सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे तब तक
लाइव में आ नहीं सकती। इसलिए अगर आपको मेरी लाइव क्लास चाहिए तो सब्सक्राइब बढ़ाने में हेल्प कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं कल आपको और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय बाय।